हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। दिस इज विभू पांडे। आज पढ़ने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर 7, जो कि है हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे, इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं। तो हमारे वीडियो में बने रहिएगा स्टार्टिंग टू एंड, और इस वीडियो के एंड में आपको ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ जाएगा। ओके, तो बिना देर किए शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। प्रीसीडिंग चैप्टर्स में ये चीजें पढ़ी हैं कि एनिमल किंगडम में कैसे एनिमल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म तक जाते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है सारा फंक्शन, जैसे कि कौन कौन से फंक्शन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ये सब परफॉर्म करते हैं सिंगल सेल में। ठीक है, लेकिन जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेम बेसिक फंक्शन करते हैं, लेकिन ये कोई एक सेल के अंदर नहीं होता, ये बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज मैनर में होता है। बॉडी सिंपल होती है ऑर्गेनिज्म की, जैसे कि हाइड्रा अगर है तो इसमें डिफरेंट टाइप की सेल एंड द नंबर ऑफ सेल इन ईच टाइप कैन बी थाउजेंड्स। द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज ऑफ द बिलियंस ऑफ सेल, जो कि अलग अलग वेरियस फंक्शन परफॉर्म करती हैं। बेसिक डिफरेंस मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर में यही है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा वो एक ही बॉडी, जो एक ही सेल बॉडी होगी, उसके अंदर अकेली सेल सारे फंक्शन कर रही है, डाइजेशन कर रही है, रेस्पिरेशन कर रही है, एक्सक्रीशन कर रही है। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल्स का ग्रुप है जो कि ये फंक्शन कर रहा है, ऑर्गन सिस्टम तक वो डेवलप होकर के सिस्टम परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहां पर कुछ सिमिलर स्ट्रक्चर की सेल मिल करके कोई एक फंक्शन परफॉर्म करने लगती हैं, तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टिश्यू। क्या बोलते हैं? टिश्यू। मतलब एक सेल है, उसमें और सारी सेल आकर के मिल जाएं तो वो मिल करके सेम फंक्शन परफॉर्म करने लगे, सेम काइंड ऑफ सेल, तो वो किसका फॉर्मेशन कर देती हैं? वो टिश्यू का फॉर्मेशन कर देती हैं। ठीक है, you may have surprised that all the complex animal consist only 4 basic types of tissue। लेकिन आप सोचोगे कि इतने तरीके के एनिमल्स होते हैं तो उतने तरीके के टिश्यू होंगे, लेकिन अगर हम उनको बेसिकली डिवाइड करें वो कोई 4 तरीके के टिश्यू हैं जो कि पूरे के पूरे एनिमल किंगडम में यूज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे द प्रोपोर्शन ऑफ पैटर्न ऑफ एन ऑर्गन लाइक द स्टमक, लंग, हार्ट एंड किडनी। When two or more organs perform a common function, the physical and chemical interaction they together form organ system। जैसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जांपल लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है? माउथ से होता है। माउथ में हमारा टीथ हो गया, टंग हो गया, फिर ऑइसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, लीवर, ये सब मिल करके क्या कर रहे हैं? पूरा का पूरा जो डाइजेशन है उसको कंप्लीट करा रहे हैं। तो ये सब मिल करके क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। मतलब ऑर्गन्स मिल करके एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाने लगते हैं। ठीक है, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट अप द वर्क इन वे दैट एग्जिबिट डिवीजन ऑफ लेबर एंड द कंट्रीब्यूट टू द सर्वाइवल ऑफ द बॉडी एज अ होल। मतलब जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर अगर टिश्यू या ऑर्गन्स बन रहे हैं तो डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। जैसे किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, उसको डाइजेशन से कोई मतलब नहीं है। हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, उसको किडनी से कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर सबका डिवीजन ऑफ लेबर है, मतलब सब अपना अपना फंक्शन कर रहे हैं और एक पूरी एक जो बॉडी है पर्सन की, वहां पर उसका सर्वाइवल कर रहे हैं। ठीक है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम पढ़ते हैं हम। यहां पे क्या दिया गया है? ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन्स विच इन टर्न एसोसिएट टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मतलब ढेर सारे ऑर्गन मिल करके ऑर्गेनाइज मैनर में क्या करते हैं? एसोसिएट होकर के जब कोई फंक्शन करने लगते हैं उसको बोलते हैं क्या? उसको ऑर्गन सिस्टम बोलने लगते हैं। ठीक है, सच एज ऑर्गेनाइजेशन इज एसेंशियल फॉर द मोर एफिशिएंट एंड द बेटर कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी ऑफ मिलियंस ऑफ सेल कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑर्गेनिज्म। और ऐसे ऑर्गन सिस्टम के लिए क्या क्या जरूरी है कि वो जिन सेल से मिल करके बने हुए हैं उनमें क्या हो? उनमें जो है बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन हो। क्या हो? बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन हो। इस वजह से वो क्या कर पाएंगे? वो जो है
चलिए, तो क्या होता है कि उनका कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। इस वजह से क्यों? क्योंकि अगर वो कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं रखेंगे तो उनके बीच में फंक्शन कैसे होगा, ठीक? इसलिए चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। आवर हार्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल 4 टाइप ऑफ टिश्यू। वो 4 टिश्यू कौन कौन से हैं? जैसे एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। इन 4 तरीके के टिश्यू से हमारा हार्ट बना हुआ, मतलब जितने 4 तरीके के टिश्यू होते हैं वो हार्ट में पाए जाते हैं, ठीक? After careful study, the complexity in organ and organ system displays certain discernible trend. This discernible trend is called the evolutionary trend. मतलब कि कैसे evolution हुआ, कैसे ये टिश्यूज बने, ठीक? इस चैप्टर जो है हम पढ़ेंगे इसको क्लास 12th में। इस चैप्टर में हम इसकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फ्रॉग की पढ़ करके हम जान जाएंगे कि ये एक्चुअली क्या होता है, ठीक है? समझ में आ रहा है? मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और एनाटॉमी मतलब इंटरनल, ठीक? इन केस ऑफ प्लांट और माइक्रोब द टर्म मॉर्फोलॉजी प्रिसाइजली मीन ओनली दिस। मतलब वो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है कि उनका जो फॉर्म है, कैसे दिखते हैं वो, ये स्मॉल प्लांट्स में या माइक्रोब्स में ये हम समझेंगे। लेकिन अगर एनिमल के बारे में आपको देखें तो एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गन और द पार्ट ऑफ द बॉडी, ये हमारा क्या हो जाएगा? मॉर्फोलॉजी हो जाएगा। द वर्ड एनाटॉमी कन्वेंशनली इज यूज फॉर द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। मतलब मॉर्फोलॉजी क्या है? एक्सटर्नल अपीयरेंस की बात करेगा, और जो एनाटॉमी होगा वो क्या होगा? इंटरनल अपीयरेंस की बात करेगा, स्ट्रक्चर की बात करेगा। लेकिन एनाटॉमी क्या है? इंटरनल ऑर्गेनिज्म ऑर्गन्स की क्या है? मॉर्फोलॉजी है। समझ में आ रहा है? You will learn the morphology and anatomy of the frog representing vertebrate. Vertebrate को represent कौन कर रहा है यहाँ पे? frog। और आपको frog के ही केस में ये सारी चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले तो हमें frog के बारे में जो बेसिक नॉलेज है हमें ये जान लेना होगा। ये जो है एम्फीबियन है। frog क्या है? एम्फीबियन है, मतलब एक जो हमारा क्लास है कॉर्डेटा का, एम्फीबिया, उससे बिलोंग करता है। मतलब ये एम्फी मीन्स होता है टू। क्या होता है? एम्फी मीन्स होता है टू, मतलब ये दो हैबिटेट, बोथ दो लैंड एंड फ्रेश वाटर में रह सकता है, इसलिए इसको एम्फीबिया बोलते हैं, जो कि फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करता है। ये बहुत मोस्ट कॉमन स्पीशीज जो इंडिया में पाई जाती है वो है रैनाटिग्रीना, ठीक है? रैनाटिग्रीना जो है ये मोस्ट कॉमन स्पीशीज है जो कि इंडिया में पाई जाती है। ये कोई भी कांस्टेंट, दे डू नॉट हैव द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ठीक? इनकी जो बॉडी होती है इसका टेम्परेचर वेरी करता है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। सच एनिमल्स आर कॉल्ड द कोल्ड ब्लडेड और द पोइकिलोथर्म्स। इनको हम क्या बोलेंगे? ऐसे एनिमल जो कि एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, दे आर कैपेबल टू चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर, उनको हम पोइकिलोथर्मिक या फिर उनको क्या बोलते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल। समझ में आ रहा है? जैसे कि यहाँ पे हम जो है हम वार्म ब्लडेड एनिमल है, वी कांट चेंज our body temperature according to atmosphere. You might have also noticed the change in the color of frog while they are in a grasses and on a dry land. जब वो घास में होते हैं तब उनकी बॉडी का कलर आप ध्यान से देखो, और जब वो लैंड पर होते हैं तब उनकी बॉडी का कलर आप ध्यान से देखो, दोनों डिफरेंट दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उनके पास एक ये भी एबिलिटी है, दे कैन हाइड देम फ्रॉम देयर एनिमीज, और इसको क्या बोलते हैं? कैमोफ्लाज। क्या बोलते हैं? कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज क्या होता है कि अपनी बॉडी को अपने एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग ऐसा चेंज कर लो कि आपका जो एनिमी है, जो प्रेडेटर है, वो आपको पहचान ही ना पाए। तो फ्रॉग क्या करता है? जब ग्रास में रहता है तो ग्रीन कलर का दिखाई देता है, कैमोफ्लाज दिखाता है कि उसको कोई प्रेडेटर देख ना पाए, और जब लैंड पे रहता है तो वो लैंड के कलर में थोड़ा सा घुल मिल जाता है इसी वजह से, ठीक है? जैसे कमेलियन, ओके? इसको मिमिक्री भी बोलते हैं। ऐसी जो कलरेशन होता है इसको मिमिक्री भी बोलते हैं। मिमिक्री को कैसे आप याद रखोगे? जैसे आपका कोई फेवरेट फिल्म स्टार हो और आप उसकी आवाज़ कॉपी कर सको तो उसको मिमिक्री बोलते हैं। वैसा ही क्या होता है कि फ्रॉग भी अपनी बॉडी को क्या करता है? अपनी बॉडी के कलर को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट, ओके? You may also know that the frog are the not seen during peak summer. कभी भी वो बहुत तेज गर्मी या बहुत सर्दियों में नहीं दिखाई देते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस पीरियड में वो शेल्टर ले लेते हैं डीप बरोज में अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सटर्नल हीट या फिर कोल्ड से। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सर्दियों में छुप जाते हैं कहीं बरों में या वहाँ पे सो जाते हैं काफ़ी टाइम के लिए, उसको हाइबरनेशन बोलते हैं कि वो हाइबरनेट कर रहे हैं, ठीक? लेकिन अगर वो समर में, गर्मियों में अपनी बॉडी को छुपा के रख रहे हैं गर्मी से बचने के लिए, तो उसको हम बोलेंगे कि वो एस्टिवेट कर रहे हैं या फिर उसको एस्टिवेशन बोलते हैं।
इसको, तो हम क्या बोलेंगे, विंटर स्लीपिंग मीन्स हाइबरनेशन एंड समर स्लीपिंग मीन्स एस्टिवेशन। ठीक, आई होप आपको ये चीजें क्लियर होंगी। आइए एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखते हैं एक फ्रॉग की। पहले आप इस फ्रॉग का डायग्राम आप देख लो, आपने आसपास जरूर ऐसा फ्रॉग देखा होगा। तो यहां पर देखिए फ्रॉग है, फ्रॉग की जो बॉडी है, सबसे पहले मैं हेड से स्टार्ट करूंगा। ये जो है वो हेड रीजन है, ये क्या है आपके फ्रॉग का हेड रीजन। ये फ्रॉग कौन सा है, रैना टिग्रिना। ठीक है, आगे आई आपको दिखाई दे रही है, ये उसका ट्रंक है। ठीक, 4 लिम्ब है, 2 फोर लिम्ब होते हैं और 2 हाइंड लिम्ब होते हैं। ठीक, ये आपका एक्सटर्नल फीचर जो प्लांट उसका फ्रॉग का है, ये मैंने आपको बताया। फ्रॉग की जो स्किन होती है काफी मॉइस्ट होती है। ठीक है, चलिए अब देखिए, स्किन स्मूथ होती है और स्लिपरी होती है। कैसी होगी, स्मूथ होगी, स्लिपरी होगी, क्योंकि यहां पे क्या होता है, म्यूकस लगा हुआ होता है और ये मेंटेन करती है अपना मॉइस्ट कंडीशन, मतलब हमेशा गीला रहना चाहती है। और जो डॉर्सल साइड की बॉडी होती है वो जनरली ऑलिव ग्रीन कलर की होगी और डार्क इरेगुलर स्पॉट्स पड़े हुए हैं ना, आप देख रहे होगे इस पे इरेगुलर स्पॉट्स पड़े हैं, उनका कोई जो स्पॉट का शेप है वो फिक्स नहीं है। वेंट्रल साइड में स्किन जो है यूनिफॉर्मली पेल येलो होती है, बिल्कुल पीले रंग की। ठीक है, द फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर, ये कभी भी पानी नहीं पीता, बट एब्जॉर्ब इट थ्रू द स्किन, ये क्या करता है, इसको स्किन से एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके स्किन में पोर्स होते हैं जिससे वो वाटर एब्जॉर्ब करता है, उसको पीने की जरूरत नहीं है पानी। बॉडी जो होती है फ्रॉग की वो डिवाइडेड होती है हेड एंड ट्रंक। ठीक है, नेक जो होती है एंड टेल आर एब्सेंट, दोनों एब्सेंट है। अबव द माउथ अ पेयर ऑफ नोस्ट्रिल इज प्रेजेंट, माउथ के ऊपर क्या होता है, नोस्ट्रिल होता है, ऐसा छोटा सा यहां और पीछे की तरफ होगा। ठीक है, आईज जो है ब्लस्ड है, मतलब बाहर निकली हुई है, कवर्ड होती है क्या, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। ठीक, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन क्या होती है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन का मीनिंग ये होता है कि वो ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, दैट प्रोटेक्ट देम व्हाइल इन वाटर, उसको वाटर में प्रोटेक्शन होता है। इधर साइड ऑफ आई अ मेम्ब्रेनस टिम्पैनम, एक मेम्ब्रेन की तरह से ईयर, जिसको टेम्पैनम बोलते हैं, ईयर पाया जाता है जो कि साउंड सिग्नल को रिसीव करता है। वो एक पतली सी क्या होती है, एक लेयर होती है सेल्स की, स्किन की तरह, एक मेम्ब्रेन की तरह, जो कि हल्की भी साउंड को सुन सकती है। ठीक है, द फोरलिम एंड हाइंड लिम्ब हेल्प इन स्विमिंग, फोरलिम और हाइंड लिम्ब उसको स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग और बरोइंग में मदद करती हैं। ठीक है, हाइंड लिम्ब एंड इन द 5 डिजिट, हाइंड लिम्ब के पास, हाइंड लिम्ब में इसके 5 डिजिट होते हैं, जैसे हमारे हाथों में 5 उंगलियां पाई जा रही हैं। फीट हैव वेब्ड, लेकिन उनके जो पैर होते हैं वो वेब्ड होते हैं, मतलब ये अगर मैं कहूं ये उसकी 5 उंगलियां हैं, तो इन उंगलियों के बीच में आपको वेब, मतलब ऐसे वेब दिखाई देंगे, मतलब ये हमारी तरह जो फिंगर हमारी ये खाली है, बीच में स्पेस है, ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है ये स्विमिंग में इनको मदद करने वाले हैं। ठीक है, फ्रॉग एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, जो फ्रॉग होता है वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म रखता है, मतलब यू कैन easily identify which frog is male or which is female. कैसे, मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक, जो मेल फ्रॉग होंगे उनको, उनके पास क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस करने के लिए वोकल सैक्स होते हैं, जिसमें वो बहुत तेज सा साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आपने देखा होगा उनका जो मेटिंग सीजन होता है मॉनसून के टाइम पे, आपको किसी भी वाटर बॉडी या तालाब के पास बहुत ज्यादा साउंड सुनाई देता होगा, तो जो फ्रॉग साउंड प्रोड्यूस कर लेता है वही क्या होता है, मेल। ठीक है, क्योंकि फीमेल ऐसा कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करती है। एंड ऑल्सो अ कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब, और फोर लिम्ब के पास उसके पास एक क्या होता है, कॉपुलेटरी पैड होता है, विच आर द एब्सेंट इन द फीमेल फ्रॉग। और ये दोनों ही चीजें, ठीक है, कौन कौन सी चीजें, वोकल सैक और कॉपुलेटरी पैड, दोनों एब्सेंट होता है फीमेल में। ठीक है, आइए हमने मॉर्फोलॉजी तो पढ़ ली, अब एनाटॉमी पे आते हैं। ठीक, जो बॉडी होती है फ्रॉग की, ऑर्गन सिस्टम सच एज डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये सब कुछ वेल डेवलप्ड होते हैं। ठीक, द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल से कंसिस्ट होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं। एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट होती है क्योंकि जो फ्रॉग है कार्निवोर्स होते हैं,
कार्निवोर्स होते हैं क्योंकि इंसेक्ट पे फीड करते हैं, हेंस द लेंथ ऑफ द इंटेस्टाइन इज रिड्यूस, और उनकी इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है वो बहुत ही क्या होता है, छोटा होता है। अगर हर्बीवोर होते तो उनकी जो इंटेस्टाइन है वो बहुत लंबी होती। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें ई कोलाई, इसकेराइकिया कोलाई बैक्टीरिया पाई जाती है। तो अगर हर्बीवोर है कोई, तो सेल्यूलोज को हम डाइजेस्ट तो कर नहीं सकते जो हर्बीवोर होते हैं, तो उनके लिए ज्यादा बैक्टीरिया की जरूरत होती है, तो उनकी इंटेस्टाइन को नेचर ने लंबा बनाया है। अगर कार्निवोर है कोई एनिमल तो उनकी इंटेस्टाइन क्या होती है, बहुत छोटी होती है। ठीक है, बक्कल कैविटी एंड लीड टू द ऑइसोफेगस, बक्कल कैविटी होती है माउथ में, और फेरिंग्स होता है। ऑइसोफेगस बहुत छोटी ट्यूब में होता है जो कि स्टमक में जाकर के खुलता है और इंटेस्टाइन तक कंटिन्यू होता है। रेक्टम ओपन होती है आउटसाइड द क्लोएका, क्लोएका से आउटसाइड की तरफ रेक्टम ओपन होती है। फिर क्या है, लिवर सिक्रीट बाइल करता है बाइल जूस, और स्टोर होता है ये गाल ब्लैडर में लाइक अस। पैनक्रियाज जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो कि पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करेगा। आइए इस डायग्राम से मैं आपको सारी चीजें समझा देता हूं, आपको 2 मिनट में ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, बहुत आसान है। देखिए, ये फ्रॉग का हार्ट हो गया, आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा, समझ में आ रहा है। ये दोनों चीजें आपके लंग्स हैं, ये दोनों लंग्स हैं आपके नहीं, फ्रॉग के। ठीक है, उसके बाद फिर आइसोफेगस है ये, जो कि माउथ से कनेक्टेड होगा, लिवर के पीछे से होकर के आ रहा है, डायरेक्ट इंटेस्टाइन से जुड़ रहा है, और इंटेस्टाइन देखिए कितनी स्मॉल है। फिर वो रेक्टम में जाकर के डायरेक्टली क्लोइकल अपर्चर में, ओपनिंग में बाहर की तरफ खुल रही है। फिर यहाँ पे देखिए आपको 2 किडनी दिखाई दे रही है। फिर फैट बॉडीज हैं, ठीक, और नीचे की तरफ आ जाइए, यहां पर एक यूरिनरी ब्लैडर है, और फिर ये क्लोएका। लिवर ऊपर की तरफ आपको यहां दिखाई दे रहा होगा, और ये गाल ब्लैडर है। लिवर क्या बनाएगा, बाइल जूस, बाइल जूस किस में स्टोर होगा, गाल ब्लैडर में। पैनक्रियाज क्या बनाएगा, पैनक्रियाज बनाएगा यहां पर पैनक्रियाटिक जूस, क्या बनाएगा, पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ द फ्रॉग शोइंग द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉग में दिखा रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल सा डायग्राम था जिससे हमने फ्रॉग के बारे में समझ लिया है। आइए अब इसको हम अच्छे से समझते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ दे डाइजेस्ट देयर फूड। रेनाटिग्रीना के केस में पढ़ रहे हैं, इसको भूलिएगा मत। ठीक है, तो यहाँ पे है फूड कैप्चर किया जाता है कैसे, बाइलोब टंग से। इनकी जो टंग होती है बाइलोब्ड होती है। कैसी होती है, देखिए जो टंग है, जो फ्रॉग का मान लेते हैं ये माउथ है, यहां से जो टंग निकलेगी वो बाइलोब्ड होती है, ऐसे इस तरह से। ठीक, जिससे वो क्या करता है, बहुत आसानी से अपने प्रे को पकड़ लेता है। Digestion of food takes place by the action of hydrochloric acid and the gastric juice secreted from the walls of stomach. जैसे कि हमारे स्टमक में HCl बनता है, सेम चीजें यहाँ पर भी हैं, स्टमक के वॉल से निकलता है गैस्ट्रिक जूस और HCl, ये क्या करते हैं, डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। फिर जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है, जिसको हम काइम बोलते हैं, ये पास होता है कहाँ, स्टमक से फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, द ड्यूडेनम। सबसे पहले जो पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम बोलते हैं। तो फूड जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड स्टमक से मूव करके कहाँ जाता है, ड्यूडेनम में जाता है। उसके बाद जो ड्यूडेनम है रिसीव करती है बाइल, बाइल जूस रिसीव करती है कहां से, गाल ब्लैडर से। बिकॉज लिवर ने तो बना दिया है, लेकिन बाइल जूस को स्टोर कौन करेगा, वो गाल ब्लैडर करेगा। ठीक है, अच्छा इससे क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि जब कोई गाल ब्लैडर में, जैसे किसी को स्टोन हो जाता है ना, किडनी स्टोन हो जाता है, तो कभी कभी सर्जरी में गाल ब्लैडर में अगर वो फंस गया तो गाल ब्लैडर कट करके निकाल दिया जाता है। उसके बाद डॉक्टर क्या पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि आपको क्या करना है, फैटलेस डाइट लेनी है, ऐसा फूड खाना है जिसमें फैट ना हो। तो ऐसा क्यों सजेस्ट करते हैं डॉक्टर, उसका आंसर यही है, उसका रीजन ये होता है कि अगर बाइल जूस स्टोर करने के लिए जो है गाल ब्लैडर अब है ही नहीं, तो फैट को डाइजेस्ट कैसे किया जा सकता है। तो फैट जब डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो फैट रिच डाइट लेने से उसको क्या होगा, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए उसको मना किया जाता है। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे, क्या है कि जो बाइल जूस होता है वो गाल ब्लैडर से आता है, और पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से आता है, पैनक्रियाज से आता है। और क्या होता है, कॉमन बाइल डक्ट से होते हुए फूड में मिक्स होता है। बाइल क्या करता है, ये देखिए वही चीज जो मैंने आपको अभी बताई, बाइल इमल्सिफाइज द फैट। वो क्या करता है, फैट को इमल्सिफाई कर देता है, मतलब छोटे छोटे पार्ट में, ग्लोब्यूल्स। जैसे फैट का ग्लोब्यूल इतना बड़ा है तो छोटे छोटे ग्लोब्यूल में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक डाउन हो गया, एंड द पैनक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट। पैनक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को कर देता है। फाइनल डाइजेशन कहां पर होता है,
इन द इंटेस्टाइन, ठीक है, डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, बहुत सारे फिंगर लाइक फोल्ड जिनको हम इनर वॉल में इंटेस्टाइन के प्रेजेंट होते हैं, जिनको विलीज बोलते हैं, माइक्रोविली बोलते हैं। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट होता है वो रेक्टम के थ्रू कहां पास आउट हो जाता है, क्लोएका में, और यहीं पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब रेस्पायरेशन पे आ जाते हैं। फ्रॉग दो मोड में, दो हैबिटेट में रहने, तो दो मेथड यूज करते हैं रेस्पायरेशन के लिए, जैसे वाटर, अगर इन वाटर वो है तो स्किन एक्ट एज द एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है, और डिजॉल्व ऑक्सीजन जो पानी में होती है उससे स्किन क्या कर लेती है, डिफ्यूजन के थ्रू उसको ले लेती है, डिफ्यूजन के थ्रू उसको लेती है, मतलब डिफ्यूजन क्या है, स्पेशल ऑस्मोसिस है, मेम्ब्रेन के से पास आउट होकर के क्या होती है, वहां से ऑक्सीजन कहां चली आती है, फ्रॉग की बॉडी के अंदर। ठीक है, लैंड पे जब होता है बक्कल कैविटी, स्किन और लंग मिलकर के रेस्पायरेशन करते हैं, कौन कौन, बक्कल कैविटी, स्किन एंड लंग। ठीक है, रेस्पायरेशन बाय लंग इज कॉल्ड द पल्मोनरी रेस्पायरेशन लाइक अस। ओके, उसके बाद लंग्स जो है, ये लंग्स का जो पैर होता है इलोंगेटेड होता है, पिंक कलर का सैक लाइक होता है, और जो है ट्रंक रीजन या थोरैक्स में पाया जाता है। एयर नोस्ट्रिल से एंटर करती है, बक्कल कैविटी में होके जाती है और फिर लंग्स में पहुंच जाती है। एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के टाइम पे गैसेस एक्सचेंज जो है स्किन के थ्रू किया जाता है, फिर लंग्स कोई काम नहीं करते हैं। ठीक, एस्टिवेशन और आपका हाइबरनेशन आपको पता है ना, समर स्लीपिंग एंड विंटर स्लीपिंग, ये दोनों चीजें हैं, और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं। यहां पे क्या होगा, जब फ्रॉग एस्टिवेशन या फिर हाइबरनेशन में जाता है तो वो जो है स्किन से ब्रीथ करता है, ना कि किसी भी लंग से। ठीक है, नेक्स्ट है द वैस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड एंड क्लोज्ड टाइप। क्लोज्ड टाइप मतलब क्या है कि वहां पे हार्ट होगा, ब्लड वेसल्स होंगी, उसके बाद जो है हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इससे पूरा होता है। फ्रॉग हैव अ लिम्फेटिक सिस्टम, इसमें क्या होगा, लिम्फेटिक सिस्टम होता है, लिम्फ पाया जाता है लाइक अस, और द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व द हार्ट। तो फ्रॉग का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है, ये इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, पर्टिकुलरली हार्ट होता है, ब्लड होता है, और वेसल्स होती हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स, ब्लड एंड हार्ट। और ये लिम्फेटिक सिस्टम है, जो उसका लिम्फेटिक सिस्टम अलग से जो है, लिम्फ है, लिम्फ चैनल्स हैं, लिम्फ नोड्स हैं। ठीक है, हार्ट क्या है, इसका एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि अपर पार्ट ऑफ बॉडी कैविटी में होता है। ठीक, इनमें 3 चैम्बर होते हैं, सारे एम्फीबियंस में ऐसा ही होता है, 3 चैम्बर्स होते हैं उसमें, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। ओके, वो चैम्बर्स क्या क्या है, 2 आर्ट्रिया है और एक वेंट्रिकल। ठीक, जो कि कवर्ड होता है एक मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं क्या, पेरिकार्डियम। हार्ट के ऊपर एक कवरिंग होती है पेरिकार्डियम की। ठीक है, और ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, साइनस वेनोसस जॉइंट्स द राइट आर्ट्रियम। ठीक है, इट रिसीव ब्लड थ्रू द मेजर वेन्स कॉल्ड द वीना कावा। वो वीना कावा से हार्ट जो क्या करता है, ब्लड लेता है, ठीक, रिसीव करता है। वेंट्रिकल ओपन इनटू अ सैक लाइक कोनस आर्टोरियस ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट। जो वेंट्रिकल है वो कोनस आर्टियोसस में जा करके ओपन होता है, जो कि वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट ये प्रेजेंट होती है, और जो ब्लड है वो हार्ट से कैरी होता है पूरी बॉडी में, आर्टरीज के थ्रू, आर्टेरियल सिस्टम में, और वीन्स जो होती हैं कलेक्ट करती हैं हर एक पार्ट से ब्लड को बॉडी के, और फिर लेकर के आती हैं हार्ट में, और फिर वहाँ से वीनस सिस्टम के थ्रू हार्ट में पहुँच जाता है। ठीक, स्पेशल वीनस कनेक्शन होता है इसमें, कहाँ पर, लिवर और इंटेस्टाइन, लिवर और इंटेस्टाइन में इसमें स्पेशल वेनस कनेक्शन होता है, और किडनी में भी होता है ऐसा ही कनेक्शन। ठीक, और लोअर पार्ट जो होती है बॉडी की, ये सब चीज़ें लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में प्रेजेंट होता है फ्रॉग के। जो यहाँ पे हमने बात की लिवर, इंटेस्टाइन और किडनी, ये सभी क्या है, फॉरवर्ड इज कॉल्ड द हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एंड द लेटर इज कॉल्ड द रीनल पोर्टल सिस्टम। तो यहाँ पे क्या है, 2 चीज़ों की बात हमने की। किसका, पहले हमने क्या देखा कि जो स्पेशल वेनस कनेक्शन है लिवर और इंटेस्टाइन का और किडनी का, ये सभी लोअर पार्ट में पाए जाते हैं, और ये लोअर पार्ट में फ्रॉग के प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने ऊपर जो वेंट्रल साइड के लिए जो हमने बात की पार्ट्स की, उनको हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे दिया गया है उसको हेपेटिक पोर्टल बोलते हैं। ठीक, और जो बाद में हमने बात की जो लोअर साइड पे पाया जा रहा है वो हमारा क्या है, उसको रीनल पोर्टल बोलते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे ब्लड इज कंपोज ऑफ द प्लाज्मा एंड सेल, ब्लड इसका प्लाज्मा और सेल से मिलकर के बना हुआ होता है। ब्लड सेल्स क्या होती हैं, आरबीसी या इरेथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स, तीन चीज़ें होती हैं। आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है, रेड पिगमेंट कैरी करती है, हीमोग्लोबिन जैसे हमारी बॉडी में जिसको हम एच बी लिखते हैं, ठीक। और लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लड, इट लैक फ्यू प्रोटीन, ये ब्लड से कैसे अलग होता है, इसमें कुछ प्रोटीन्स नहीं पाए जाते, आरबीसी नहीं होती है। ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट, गैसेस, वाटर टू द रिस्पेक्टिव साइड ड्यूरिंग द सर्कुलेशन, ठीक है। ये तो हमारी बॉडी की तरह सेम कुछ सब कुछ ही रहता है। द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज अचीव बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ द मस्कुलर हार्ट, पंपिंग एक्शन कौन करता है, मस्कुलर हार्ट करता है, उसी से ये सारी चीज़ें होती हैं। अब है हमें एलिमिनेशन करना वेस्ट प्रोडक्ट का, तो नाइट्रोजनस वेस्ट को कैसे हम बाहर निकाल रहे हैं, फ्रॉग कैसे बाहर निकालता है, वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम से, ठीक। किसे कंसिस्ट होता है, किडनी होती है एक पेयर, उसके यूटेरस होता है, क्लोएका होता है और एक यूरिनरी ब्लैडर होता है। ये सभी कॉम्पैक्ट होते हैं, डार्क रेड एंड बीन लाइक स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं पोस्टीरियरली, ठीक। बॉडी कैविटी ऑन द बोथ साइड ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम। किडनी कंपोज्ड होती है बहुत सारे स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शनल यूनिट जिनको हम यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं या फिर नेफ्रॉन्स बोलते हैं। दो यूरेटर होते हैं जो कि निकलते हैं किडनी से मेल फ्रॉग में, और द यूरेटर एक्ट एज द यूरिनोजेनाइटल डक्ट विच ओपन इनटू द क्लोएका, ठीक है। ये यूरिनोजेनाइटल है, मतलब कि जो हमारा यूरेटर है वो रिप्रोडक्टिव फंक्शन में भी यूज किया जा रहा है। फीमेल्स में क्या होता है, यूरेटर एंड द ओविडक्ट, फीमेल में डिफरेंट है। ओविडक्ट और यूरेटर दोनों क्या होता है, सेपरेटली इन, दोनों ओपन तो होते हैं क्लोएका में, लेकिन वो दोनों अलग अलग होते हैं। जबकि मेल में यूरिनोजेनाइटल सिस्टम होता है, क्लोएका में एक ही साथ खुलता है, ओपन होता है आउटसाइड, ठीक है। थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर इज द प्रेजेंट वेंट्रल थ्रू द रेक्टम, जो कि ओपन होता है क्लोएका में। फ्रॉग एक्सक्रीट करता है यूरिया, इसलिए उसको यूरिकोटेलिक एनिमल बोलते हैं। यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने वाले ऑर्गेनिज्म को यूरिकोटेलिक, और जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उनको अमोनोटेलिक बोलते हैं। तो यहाँ फ्रॉग हमारा यूरियोटेलिक हो जाएगा। एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है कैरी होता है ब्लड से, ब्लड के थ्रू आता है किडनी में और वहाँ से ये एक्सक्रीट हो जाता है क्लोएका के थ्रू, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैं आपको इस डायग्राम से समझा देता हूँ। ये हमारा क्या है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है, ये यहाँ पे यूरिन कलेक्ट होता है, ये रेक्टम है, ठीक। और क्लोएका है, क्लोएकल अपर्चर है, ठीक। ये एड्रीनल ग्लैंड है हमारी किडनी के ऊपर, ये टेस्टिस है, ठीक है। और ये किडनी है, यहाँ पे फैट बॉडीज हैं, ठीक है। ये वाजा एफ्रेंटिया, वाजा एफ्रेंटिया क्या है, ये डिलीवर करेगी क्या, ये जो है स्पर्म डिलीवर करेगी, ठीक। यूरिनोजेनाइटल डक्ट है, इसी के थ्रू क्या होता है, इसी के थ्रू क्या आएगा, हमारा स्पर्म जो है आएगा कहाँ पर, क्लोएकल अपर्चर के थ्रू, और आउटसाइड चला जाएगा बॉडी के, ठीक। ये हमारा हो गया। फीमेल में आ जाते हैं, यहीं पे ओवरी प्रेजेंट होगी, उसके अंदर ओवा होगा, ओविडक्ट है, ठीक। ओविडक्ट, यहाँ पे एक चीज़ कॉमन था कि जो यूरिन निकालने की या फिर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और साथ साथ स्पर्म निकालने का जो रास्ता था, मतलब कि ओपनिंग थी वो एक ही थी। यहाँ पर ये डिफरेंट होगी, मतलब कि ओपनिंग एक होगी लेकिन डिफरेंट डक्ट्स ऐसा करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए ओवरी जो है कनेक्टेड है, यहाँ ओवा है, ठीक। और ये ओविडक्ट है, ओविडक्ट जो है यहाँ पर आकर के देखिए, आकर के कहाँ मिल रही है, यहाँ पर क्लोएका में मिल रही है, और साथ साथ जो यूरिन है वो इधर से आकर के यहाँ क्लोएका में मिल रहा है। यही बेसिकली डिफरेंस होता है मेल और फीमेल यूरिनोजेनाइटल सिस्टम में, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया है। आइए और थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लेते हैं यहाँ से। तो देखिए द सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसा होता है फ्रॉग में, सिस्टम जो होता है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का, वो देखिए कैसा, एंडोक्राइन ग्लैंड पे भी डिपेंड करता है। जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है बहुत सारे ऑर्गन का बॉडी का, ये हार्मोन से किया जाता है, जो कि बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट करते हैं। कुछ जो हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड जैसे पिट्यूटरी हो गया, थायराइड हो गया, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल बॉडी, पैनक्रियाटिक आइलेट्स, एड्रीनल एंड गोनैड्स, इतनी ग्लैंड्स पाई जाती हैं फ्रॉग में। नर्वस सिस्टम भी दो तरह से होता है, एक CNS होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक PNS होता है आपका पेरिफेरल
सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें क्रैनियल एंड स्पाइनल नर्व्स आती हैं, सीएनएस में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आपका आ जाता है, ठीक है। एंड द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जिसमें क्या क्या चीज़ें ऑटोनोमस में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, सिंपैथेटिक एंड द पैरासिम्पैथेटिक ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे 10 पेयर क्रैनियल नर्व पाई जाएगी, ठीक है, जो कहाँ से निकल रही है, ब्रेन से। ब्रेन इनक्लोज्ड होता है एक ब्रेन बॉक्स में, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रैनियम बोलते हैं। ये कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। फोर ब्रेन में क्या होता है, ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं, जो स्मेल करता है फ्रॉग, इसी से हो जाता है। पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर में और अनपेयर्ड द डाइनसेफेलॉन में, ठीक है, इसमें डिवाइडेड होता है फोर ब्रेन। मिड ब्रेन का कैरेक्टराइज्ड होता है पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स से, ठीक, ऑप्टिक लोब्स यहाँ पे पाए जाते हैं। हाइंड ब्रेन कंसिस्ट होता है सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा का, ठीक है। मेडुला ऑब्लांगेटा पॉसेस आउट द थ्रू द फोरामेन magnum and the continue into the spinal cord with is the enclosed in the vertebral column। मतलब जो मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, कहाँ से पास होता है, ये फोरामेन मैग्नम से लेकर के कंटिन्यू रहता है ये स्पाइनल कॉर्ड तक, ठीक है, जो कि इनक्लोज होता है वर्टिब्रल कॉलम में। फ्रॉग के पास बहुत सारे डिफरेंट सेंस ऑर्गन होते हैं, जैसे टच के लिए होता है सेंसरी पैपिला, टेस्ट के लिए होता है टेस्ट बड, स्मेल के लिए नासल एपिथेलियम, विजन के लिए आईज होता है, हियरिंग के लिए टेम्पैनम होता है विद द इंटरनल ईयर्स, ठीक है। मेल फीमेल में ये भी डिफरेंस है कि यहाँ पर टेम्पैनम मेल में क्या होता है, बाहर की तरफ वो मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। आउट विद आईज एंड इंटरनल ईयर आर वेल ऑर्गेनाइज, ये चीज़ें होती हैं। एंड रेस्ट आर द सेलुलर एग्रीगेट अराउंड द नर्व एंडिंग्स, ठीक है, नर्व एंडिंग जो है इन सेल में पाई जाती है। आईज इन द फ्रॉग आर पेयर्ड एंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर, ये कि ऑर्बिट इन स्कल, स्कल के एक ऑर्बिट में जाकर के वो फंसी हुई होती हैं, आईज जो होती हैं, आंखें जो होती हैं फ्रॉग की, उसमें फंसी हुई होती हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। टिम्पैनम एक्सटर्नली आप बाहर देख सकते हो उसको, मेटिंग सीजन में और प्रोमिनेंट होता है। द ईयर इज एन ऑर्गन हियरिंग एज वेल एज द बैलेंसिंग, मतलब जो कान इनके होते हैं वो बैलेंस करने में और सुनने में दोनों में काम आते हैं। फ्रॉग्स हैव वेल ऑर्गेनाइज मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ पे हमने उसको समझ ही लिया था, ठीक है। तो फाइनली हमने यहाँ पे फ्रॉग के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। तो यहाँ पे देखेंगे द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड अ पेयर ऑफ ओवरीज एंड ओवरीज सिचुएटेड नियर द किडनी, ये सब चीज़ें हमने देखी हैं, ठीक है। एक मेच्योर फीमेल जो है 2500 से 3000 ओवा एक टाइम पर क्या कर सकती है, यहाँ पे इस लेइंग कर सकती है ओवा का, ठीक है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और ये वाटर में होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है क्योंकि एक लार्वल स्टेज होती है जिसको हम टैडपोल बोलते हैं, ये मेटामॉर्फोसिस में जब जाता है तब जाकर के एक अडल्ट बनेगा। फ्रॉग्स आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप पहले ध्यान से समझिए। फ्रॉग को इतना हम इग्नोर करते हैं, अपने आसपास उनको देखते हैं तो हमें अजीब ही लगता है, लेकिन एक्चुअली हमारे लिए क्यों जरूरी है देखिए। मैनकाइंड बिकॉज दे ईट इंसेक्ट, वो इंसेक्ट को खाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं क्रॉप को, ठीक है, इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रख रहे हैं। आपने फूड चेन में जरूर बनाया होगा इन्हें, ठीक है। ये फूड चेन का इंपॉर्टेंट लिंक है, फूड वेब का इंपॉर्टेंट लिंक है, इकोसिस्टम में इनका रहना बहुत जरूरी है। बहुत सारी कंट्री में जो है मस्कुलर लेग ऑफ फ्रॉग यूज एज द फूड बाई मैन, ठीक है, कुछ कंट्रीज में इनका लेग भी यूज किया जाता है फूड की तरह, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या आज कवर किया, हमने फ्रॉग के बारे में जितना भी एक्सटर्नल और इंटरनल मतलब मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी थी आज हमने कवर कर लिया है। हमारा चैप्टर 7 हो चुका है। तो गाइज आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा चैप्टर, आई होप, और आप इसको देखिए, इसमें आपकी जो डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं। सो लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।